प्यारे बच्चों, मैं अमित दीक्षित अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर आपका स्वागत करता हूं। सभी लोगों ने इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिक से संबंधित आप लोगों को जो भी समस्या हो तो विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप कमेंट लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है अध्ययन हेतु साधन, वर्गिकी के अध्ययन हेतु साधन। वर्गिकी के अध्ययन हेतु साधन क्या क्या है, या हम कह सकते हैं जीवों के अध्ययन के लिए साधन। जीवों के, इनके अलावा जीवों के अध्ययन के लिए साधन क्या क्या है। पहला साधन है संग्रहालय। संग्रहालय, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में म्यूजिशियम। ठीक है ना। तो अब म्यूजिशियम क्या है। म्यूजिशियम अगर आपसे पूछा जाए म्यूजिशियम क्या है, तो एक ऐसा स्थान जहां पर जीवों के मृत शरीरों को संरक्षित कर रखते हैं। क्या है म्यूजिशियम? एक ऐसा स्थान जहां पर जीवों के मृत शरीरों को संरक्षित कर रखते हैं। ठीक है ना। ये हो गया संग्रहालय। संग्रहालय क्या है? ऐसा स्थान जहां पर जीवों के मृत शरीरों को संरक्षित कर रखते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर बात न समझ में आए तो उसको वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से देखें तो ठीक रहेगा। अब संग्रहालय बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, संग्रहालय जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया संग्रहालय? संग्रहालय बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, अध्ययन की सुविधा हेतु। क्या था? पहला, अध्ययन की सुविधा हेतु। दूसरा क्या था? नई जातियों की खोज के लिए। तीसरा, अध्ययन की सुविधा हो गई, नई जातियों की खोज के लिए हो गया, और जैव विकास के प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए। चौथी बात क्या थी उसमें? विकासी दृष्टि से जंतुओं के अध्ययन के लिए। विकासी दृष्टि से जंतुओं के अध्ययन के लिए। इस प्रकार से संग्रहालय को बनाने के लिए चार बातें आती हैं। संग्रहालय खोलने के लिए चार चीजें आती हैं। एक, अध्ययन की सुविधा हो जाए, नई जातियों की खोज होती रहे, जैव विकास के प्रमाण मालूम होते रहें, और विकासी जो क्रम है, विकासशील की जो विकास का क्रम है उसकी जानकारी आसानी से हो जाए। अब संग्रहालय, विश्व के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा उनको भी देखेंगे। विश्व के प्रमुख संग्रहालय, विश्व के प्रमुख संग्रहालय। अब विश्व के अगर मैं प्रमुख संग्रहालयों की बात करूं तो पहला है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम लंदन। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। कहां पर है? लंदन में है। दूसरे म्यूजियम की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट म्यूजियम, अंडमान निकोबार। फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार।
अगर मैं तीसरे बात करूं तो नेचुरल म्यूजिशियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली, नेचुरल म्यूजिशियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहां पर है? नई दिल्ली पर है। ठीक, अगर मैं चौथे संग्रहालय की बात करूं तो महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजिशियम जयपुर, महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजिशियम कहां पर है? ये जयपुर में। इस प्रकार से ये विश्व के प्रमुख संग्रहालय हो जाते हैं, इनको सभी लोग नोट कर लेंगे। अब ये संग्रहालयों की बात हो गई। अगला स्टेप क्या है यहां पर? अगला स्टेप है हार्बेरियम। हार्बेरियम, ये हार्बेरियम क्या है? नंबर 2 दूसरा साधन क्या है? हार्बेरियम। हार्बेरियम को हम वानस्पतिक संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो हार्बेरियम है क्या? तो लिखेंगे यह पौधों तथा उनके भागों का संग्रहालय होता है। नोट करते चलेंगे, यह पौधों तथा उनके भागों का संग्रहालय होता है। इसमें सूखे पौधों अथवा उनके भागों को नमूने के रूप में हार्बेरियम शीट पर चिपका करके मान्य विधि द्वारा सुखाकर दबाकर रखा जाता है। और अगर पौधे के कुछ सरस भाग हैं, कोमल भाग हैं, तो उन कोमल भागों में 4% फार्मेलिन विलयन को डालकर एक शीशे के जार में भर करके उनको रखते हैं। ठीक है ना? तो ये है हार्बेरियम की बात हो गई। अगर हार्बेरियम के एम्स की मैं बात करूं, हार्बेरियम के एम्स क्या हैं? तो पहला एम्स हार्बेरियम स्पेसिमेन तैयार करना। दूसरा स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना। ठीक है। दूसरी बात क्या है? पहचान में सहायता करना, पहचान में सहायक। तीसरी बात क्या है? वर्गीकरण में सहायक। और चौथी बात क्या है? वाह आकार की, मतलब बाहरी जो लक्षण है। जानने में सुगमता। ठीक, ये हार्बेरियम बनाने के 4 उद्देश्य रहे। अगर मैं विश्व के प्रमुख हार्बेरियम की बात करूं जो विश्व में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो प्रमुख रूप से कुछ हार्बेरियम मैं बोल रहा हूं, आप उनको नोट कर लेंगे। अगर मैं पहले हार्बेरियम की बात करूं तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कीव ब्रिटेन पर स्थित है। पहला क्या है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कीव पर स्थित है। दूसरे मैं हार्बेरियम की बात करूं तो हार्बेरियम ऑफ कोमोरो बॉटेनिकल गार्डन, ये जो है लैटिन ग्रांड रूस पर स्थित है। क्या है? हार्बेरियम ऑफ कोमोरोव बॉटेनिकल गार्डन, लैटिन ग्रांड रूस। तीसरे अगर मैं हार्बेरियम की बात करूं तो हार्बेरियम ऑफ हंडिमा बॉटेनिकल गार्डन, हार्बेरियम ऑफ हंडिमा बॉटेनिकल गार्डन, ये शिवपुर कोलकाता पर पश्चिम बंगाल पर स्थित है। अगर मैं अगले हार्बेरियम की बात करूं तो साउथ सर्किल हार्बेरियम कोयम्बटूर पर स्थित है। साउथ सर्किल हार्बेरियम कोयम्बटूर पर स्थित है। चौथे
मैं हार्बेरियम की बात करूं तो मद्रास हार्बेरियम यह चेन्नई अर्थात मद्रास पर स्थित है। इस प्रकार से मैंने 4-5 हार्बेरियम के नाम बताए। अगला क्या है? वानस्पतिक उद्यान। अगला सहायक साधन क्या है? वानस्पतिक उद्यान। हार्बेरियम पर वनस्पतियों के मृत शरीरों को रखते थे। अब ये वानस्पतिक उद्यान पर इसमें जीवित शरीरों को रखते हैं। क्या है? वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान अर्थात बॉटेनिकल गार्डन उसको बोलेंगे। वानस्पतिक उद्यान वह स्थान जहां पौधों एवं पौधों की लुप्त प्राय जातियों को जीवित अवस्था में संरक्षित किया जाए। क्या है? वनस्पति उद्यान क्या हो गया? वह स्थान जहां पौधों एवं पौधों की लुप्त प्राय जातियों को जीवित अवस्था में संरक्षित किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वानस्पतिक उद्यान कहेंगे। वानस्पतिक उद्यान जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो वानस्पतिक उद्यान जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे थियोफ्रेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस, उन्होंने सबसे पहले वानस्पतिक उद्यान खोला था और बनाया था। और कब बनाया था? 370 से 285 BC में उन्होंने ये वानस्पतिक उद्यान सबसे पहले वानस्पतिक उद्यान की स्थापना उन्होंने की थी, थियोफ्रेस्टस ने। अब बात आती है वनस्पतिक उद्यान जो खोले गए, जो बनाए गए, उनके खोलने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य क्या था? जीव जातियों को, जीवित अवस्था में जीव जातियों को उद्यान में प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? नई नई जातियों का विकास करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? अनुसंधान करने में सुगमता हो अर्थात खोज करने में सुगमता हो। चौथा उद्देश्य क्या था? विलुप्त होने वाली जातियों को सुरक्षा प्रदान हो। ये 4 उद्देश्य थे। अब विश्व के प्रमुख जो बॉटेनिकल गार्डन हैं उनके मैं नाम बता रहा हूं, बोल रहा हूं, उनको आप लोग नोट करते चलेंगे। पहला जो उद्यान है, बॉटेनिकल उद्यान है, उसका नाम है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। पहला क्या है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। दूसरा जो बॉटेनिकल गार्डन है उसका नाम है लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। तीसरा जो बॉटेनिकल गार्डन है उसको हम बोलते हैं लायट्स बॉटेनिकल गार्डन। ये कहां पर है? ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल पर है। इसके बाद चौथा जवाहरलाल बॉटेनिकल गार्डन, ये कहां पर है? ये जो है रूमटेक, सिक्किम पर है। जवाहरलाल कहां पर है? रूमटेक, सिक्किम पर है। लायड कहां पर है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल पर है। और ये जो लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन है ये कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक पर है। और छठवां जो अगला जो बॉटेनिकल गार्डन है उसका नाम है राष्ट्रीय बॉटेनिकल गार्डन, लखनऊ पर है। इस प्रकार से मैंने ये 5-6 बॉटेनिकल गार्डनों के नाम बताए। अब मैं
अगले सहायक साधन की मैं बात करूं तो उसका नाम है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जू जिसको कहते हैं, चिड़ियाघर मतलब जू, या प्राणी पार्क भी कहते हैं। तो ये प्राणी उपवन चिड़ियाघर है क्या? जंगलों में निवास करने वाले जीवों को जीवित अवस्था में संरक्षित कर उनके व्यवहार, प्रकृति, आवास, खान पान आदि के बारे में जानने वाले स्थान को हम प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है प्राणी उपवन का महत्व क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? जंतुओं का संरक्षण। पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा? जंतुओं का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? ठीक है, एक तो जीन बैंक तैयार करना उनके। ठीक, तीसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? मनोरंजन भी होता है, वहां पर पर्यटक जाते हैं, देखते हैं और ठीक रहता है। और चौथा उद्देश्य क्या हो जाएगा? अध्ययन में सुविधा। ये प्राणी उपवन के 4 उद्देश्य हो जाएंगे। अगर मैं प्रमुख रूप से प्राणी उपवनों के नाम बताऊं तो प्रमुख कुछ प्राणी उपवनों के मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग उनको नोट कर लेंगे। पहला प्राणी उपवन हो जाएगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। पहला प्राणी उपवन क्या हो जाएगा? भारत के प्रमुख प्राणी उपवन है, ठीक है ना। पहला हो जाएगा नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। दूसरा हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क ऑफ विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क ऑफ विशाखापट्टनम। तीसरा क्या हो जाएगा? नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। चौथा क्या हो जाएगा? एलिपोर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता। एलिपोर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता। इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से 4 प्राणी उपवन हो गए। इसके बाद में कुछ अन्य साधन भी होते हैं। अन्य साधनों में से एक साधन है आपका कुंजी अथवा चाबी। एक साधन क्या है? कुंजी या चाबी। चाबी को अंग्रेजी में बोलते हैं की। ये क्या है? कुंजी अथवा ये चाबी होता है। ये है क्या है यह एक ऐसा साधन सामग्री है। यह एक ऐसा साधन सामग्री है जो जंतुओं एवं पादपों के समानताओं एवं असमानताओं जंतुओं एवं पादपों के समानताओं एवं असमानताओं को पहचानने में उपयोग किया जाता है। को पहचानने में उपयोग किया जाता है। एक चीज और है इसमें, जो वर्गीकी के पदानुक्रम है उसमें भी इसकी भूमिका होती है। वर्गीकी के पदानुक्रम को निर्धारित करने में कुंजी की प्रमुख भूमिका होती है। वर्गीकी का पदानुक्रम अर्थात टैक्सा। तो ये बात हो गई कुंजी की। एक बात है नियम पुस्तिका या मैनुअल। नियम पुस्तिका या मैनुअल। देखिए 3 चीजें अभी इस चैप्टर में बची हैं। एक नियम पुस्तिका या मैनुअल, दूसरा मोनोग्राफ और तीसरा फ्लोरा। मैं ये सब चीजें बता रहा हूं आपको। नियम पुस्तिका क्या है? विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने
विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायक होती है। यह जातियों के नाम की जानकारी के लिए प्रयोग की जाती है। ये विशेष पुस्तिका हो गई जिसको हम अंग्रेजी में मैनुअल बोलते हैं। एक है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? ये एक पुस्तकें होती हैं, ये एक पुस्तकें होती हैं जिनमें किसी टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ क्या है? ये एक पुस्तकें हैं जिनमें किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। तीसरी बात क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? ये भी एक प्रकार की पुस्तकें हैं। फ्लोरा क्या है? ये भी एक प्रकार की पुस्तकें हैं। इनमें निश्चित क्षेत्र की पाई जाने वाली समस्त पादप जातियों तथा उनके आवास एवं लक्षणों का उल्लेख होता है तथा पौधों की स्पीशीज की विशेष सूची होती है। तो मैंने 3 चीजें और अलग से बता दी। एक इसके अलावा, और उसको अपने आप लोगों को लिखना है, नियम पुस्तिका, अंग्रेजी में मैनुअल, फिर मोनोग्राफ और फ्लोरा। ये मैंने चीजें बताई हैं। वीडियो को सुन करके व्यवस्थित रूप से देखना। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ और इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और उन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक पर व्यवस्थित नोट करना है। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो पर इसी जोश और हर्षोल्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।